हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करेंगे इस चीज की जो हो तो भी परेशानी है और ना हो तो भी परेशानी है। और मैं आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी भौतिक राशि की जिसको समझाने के लिए एक लाइन काफी है कि जहां प्यार होता है वहां तकरार भी होती है। तो ये तकरार जो है इसको हम पढ़ेंगे भौतिकी के रूप में घर्षण के नाम से। किसके नाम से? घर्षण के नाम से, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? घर्षण। तो अपना टॉपिक लिख लीजिए आप, घर्षण। क्या होता है घर्षण, क्या होता है फ्रिक्शन, इसको हम समझेंगे। अभी हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हुए आए हैं, उसमें हमने जितने भी सवाल किए थे उनमें कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला था कि यहां सतहों में घर्षण है, मतलब सतहों के बीच घर्षण है, ये बात हमने कहीं पर भी नहीं की थी। लेकिन अब हम जितनी भी बात करेंगे उसमें हम घर्षण को लेकर आएंगे, अंदर उसमें घर्षण को इंक्लूड करेंगे। तो उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि घर्षण क्या होता है, ठीक है। सवाल आपसे जब भी पूछा जाता है तो ज्यादातर समय जो सवाल पूछा जाता है उसमें घर्षण को लेकर पूछा जाता है। जो भी न्यूटन के नियमों पर सवाल बनता है उसमें घर्षण को इंक्लूड करके सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें घर्षण अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए घर्षण क्या होता है। अभी जब हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, जब हमने एनएलएम स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको फ्रिक्शन के बारे में दिया था। मैंने बोला था कि फ्रिक्शन एक संपर्क बल है, ठीक है। दो सतहों के संपर्क में आने की वजह से लगता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि संपर्क में होनी चाहिए। अगर संपर्क में नहीं है तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। अगर संपर्क में है दो चीजें तो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर संपर्क में नहीं है तो नहीं लग रहा है। और यह हम समझ गए थे कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने इसको बनाया भी था कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, एक ब्लॉक हमने ले लिया है और उस ब्लॉक के ऊपर कुछ बल मैं लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं कि ब्लॉक है, इस सतह पर रखा है। अब ये सतह जो है इसके अंदर घर्षण है, इसमें घर्षण है, ठीक है। घर्षण का मतलब क्या है वही हम समझ रहे हैं। चलिए, तो ये ब्लॉक है यहां पर रखा है और इसमें इसके ऊपर एक फोर्स मैं लगा रहा हूं जिसको मैं बोल देता हूं क्या? एफ, कैपिटल एफ। इतना फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं। क्या ये ब्लॉक चलेगा? तो आप बोलोगे कि सर पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कह सकते हैं चलेगा, कह सकते हैं नहीं चलेगा। लेकिन हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स को लगाना और धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप बोलोगे कि एक समय आएगा जब ये चलने लग जाएगा। तो जिस समय चलने लग जाएगा उससे पहले क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चलेगा मतलब यह है कि जब कोई वस्तु नहीं चलती है, कोई ब्लॉक नहीं चल रहा है, कोई चीज नहीं चल रही है, मतलब उसके ऊपर जो कुल बल हो रहा है, उसके ऊपर जो कुल बल है वो शून्य हो रहा होगा, ठीक है। हमने ये देखा है कि जब भी कोई वस्तु विराम पर रहती है तो उस पर जो कुल बल होते हैं वो शून्य होते हैं, उसके सारे बल संतुलित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी बल संतुलित होने का मतलब यह है कि मान लीजिए इसका एफबीडी अगर बनाऊं तो नीचे तो इस पे एमजी लग रहा होगा और ऊपर इस पे एक प्रतिक्रिया बल मिल रहा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मिल रहा होगा इसको इस जमीन से, ठीक है, इस फ्लोर से, इस फर्श से इसको मिल रहा होगा। तो ये तो इन्होंने संतुलन बना लिया है वाई डायरेक्शन में, तो कि एन और एमजी हो गए, ठीक है। अब एफ को कौन संतुलित कर रहा होगा? कोई एफ को संतुलित कर रहा होगा जब तक ये चल नहीं रहा होगा, जब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो एफ को जो बल संतुलित कर रहा है वही क्या है? वही है घर्षण, वही है फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? फ्रिक्शन इन सतहों के बीच लग रहा होगा, ठीक है। यहां पर घर्षण लग रहा होगा इन सतहों के बीच, ठीक है। तो घर्षण को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा बल जो कि आपेक्षिक गति, मतलब दो चीजों के बीच में जो गति होती है उस गति को रोकने का प्रयास करता है, उस गति को रोकने का प्रयास करता है। कैसे करता है इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे क्या होता है। लेकिन ऐसा बल जो कि दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति को रोकने का प्रयास करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं घर्षण, ठीक है। तो यहां से हम समझ गए घर्षण का मतलब क्या होता है। लेकिन हमने क्या समझा था, हमने क्या देखा था कि घर्षण एक संपर्क बल है, ठीक है। संपर्क बल है तो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार से एफसी हमने बनाया था कि अगर ये एन लग रहा है और एफ लग रहा है तो एफसी जो होता है इस एन का, इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल और इस घर्षण का परिणाम होता है, ठीक है। ये हमने सीख लिया था और कुछ ऐसा डायग्राम भी हमने वहां पर बनाया था। उसके अंदर हमने बोला था कि मान लीजिए ये फ्रिक्शन है, इस प्रकार फ्रिक्शन लग रहा है और इस तरफ ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है और ये एफसी हमने इसका बना दिया था कि एफसी इधर है, ठीक है। ये एफसी हमने इसका इधर बना दिया था और हमने बोला था कि ये एंगल जो है इसको हमने लैम्डा बोल दिया था। क्या बोल दिया था? लैम्डा बोल दिया था। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि मुझे एफसी का घटक करने हैं तो एन तो किसके बराबर आएगा? एन आएगा एफसी कॉस लैम्डा के बराबर, एफसी कॉस लैम्डा के बराबर आएगा। और ये एफ किसके बराबर आएगा? छोटा है, फ्रिक्शन किसके बराबर आएगा? एफसी साइन लैम्डा के बराबर, ठीक है, एफसी साइन लैम्डा के बराबर आएगा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कुछ नहीं है, घर्षण कुछ नहीं है, संपर्क बल का साइन वाला घटक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? फ्रिक्शन या घर्षण क्या है? संपर्क बल का साइन वाला घटक है, संपर्क बल का साइन घटक। संपर्क बल दो ही तरह के होते हैं हमारे पास, कौन सा? अभिलंब प्रतिक्रिया और एफ और फ्रिक्शन। तो संपर्क बल का साइन वाला घटक,
इसको हम क्या कहते हैं, घर्षण। ठीक है, ये इसकी सही डेफिनेशन है, ये इसका सही मान है। अच्छा, हमने क्या बोला कि हमने बोला कि यहां पे जब हमने एफ लगाना स्टार्ट किया, हमने एफ लगाना शुरू किया तो हमने 0 से शुरू किया, बिल्कुल शून्य से शुरू किया, और शून्य से हम इसको बढ़ाते 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 तब तक लगाया जब तक कि ये चलने ना लग गया, जब तक कि ये चलने ना लगा हो। तो चलने लगाने में क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, इसको जब हमने चलने लगाया होगा, जब ये चलने लगा हो तो क्या हो रहा होगा इसके अंदर, तो देखिए अब क्या हो रहा होगा कि एफ जो है, आप इसको एफ को बढ़ा रहे हो, एफ की वजह से क्या बढ़ रहा होगा, ये छोटा वाला एफ जो है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, जो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो कैसे बढ़ रहा होगा, फ्रिक्शन एफ। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये जो ब्लॉक है ये 10 न्यूटन पे चल जाता है, जब एफ का मान 10 न्यूटन हो जाता है तो ये ब्लॉक चल जाता है। तो ठीक है, मैंने जब लगाया एफ बराबर 0 न्यूटन, एफ बराबर 0 न्यूटन, तो इस समय एफ कितना लग रहा होगा, इस समय छोटा एफ कितना लग रहा होगा, इस समय छोटा एफ भी लग रहा होगा 0 न्यूटन। जरूरत ही नहीं है रोकने की, अपने आप ही रुका हुआ है ना। फिर मैंने लगाया एफ बराबर 1 न्यूटन, मैंने इस एक एफ को 1 न्यूटन कर दिया, तो अब एफ कितना लग रहा होगा, छोटा एफ ये लग रहा होगा 1 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने एफ को लगाया 2 न्यूटन, तो अब छोटा एफ कितना हो गया होगा, घर्षण कितना हो गया होगा, ये हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने एफ को कर दिया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन किया तो एफ कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा एफ ये 5 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने एफ को क्या कर दिया, अब मैंने एफ को कर दिया 10 न्यूटन, अब एफ कितना हो जाएगा, घर्षण कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एफ को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे घर्षण भी बढ़ रहा है। क्या असल में वास्तविकता में जो घर्षण है वो बढ़ रहा है या कुछ और हो रहा है, इसको देखते हैं हम। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है, आप देख सकते हो कि जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ये एफ सी कॉस लैम्डा के बराबर है, एफ सी कॉस लैम्डा के बराबर है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो एन जो बोलते हो सकता है, हम बोलते हैं कि एफ सी कॉस लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा यहां से हम देख सकते हैं, और एन जो है, एन एक नियत बल है, एन नियत बल है जो कि एम जी के बराबर है, ये नहीं बदल सकता, एन नियत है। मतलब फिलहाल इस केस में एम जी के बराबर है, लेकिन हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एन जो है एन नहीं बदलेगा, एन यही रहेगा। ठीक है, अगर एन यही रहेगा तो एफ सी कॉस लैम्डा को नियत रहना पड़ेगा, एफ सी कॉस लैम्डा को नियत रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर एफ सी कॉस लैम्डा को नियत रहना है तो इन दोनों को ही परिवर्तित होना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी परिवर्तित होता है तो या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको नियत रहने के लिए दोनों को ही परिवर्तित होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ सी का मान बढ़ता है, एफ सी का मान बढ़ता है और कॉस लैम्डा का मान घटता है, कॉस लैम्डा का मान घटता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए एक नंबर 6, मुझे 6 नंबर चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर एफसी का मान 2 है तो कॉस लैम्डा का मान 3 होना चाहिए। अगर एफसी का मान 3 हो गया तो कॉस लैम्डा का मान 2 हो जाना चाहिए, तभी मुझे 6 मिलता रहेगा हमेशा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफसी का मान बढ़ता है, कॉस लैम्डा का मान घटता है। अगर कॉस लैम्डा का मान घट रहा है तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा का मान बढ़ रहा होगा, लैम्डा का मान बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप ये बल बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप इस बल को बढ़ा रहे हो, इसको ज्यादा कर रहे हो, वैसे वैसे ये एंगल जो है, ये लैम्डा वाला जो एंगल है ये बढ़ता जा रहा होगा। ये लैम्डा इधर 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 आते आते इधर होता जा रहा होगा, ज्यादा है ज्यादा होता जा रहा होगा। ठीक है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, अपने अधिकतम मान तक जाने का प्रयास कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यहां से। अच्छा, एफसी की बात करें, मैंने बोला एफसी बढ़ रहा होगा, तो मैंने किस बेसिस पर बोला है कि एफसी बढ़ रहा होगा, मैंने बोला है इस बेसिस पर, देख लीजिए एफसी का मान क्या होता है, एफसी का मान होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आप देख सकते हो इन दोनों का ही परिणाम ये आएगा, इन दोनों का परिणाम का परिमाण ये आएगा। ठीक है, तो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ सी जो होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे जैसे हम बल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एफ का मान हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, और एफ सी का मान भी बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों इस केस में दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं कि एफ सी का मान बढ़ रहा है और लैम्डा का मान भी बढ़ रहा है, सॉरी इन दोनों का मान बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी होता है, जब भी आप फोर्स लगाते हो, जब भी आप फोर्स बढ़ाते हो, तो असल में क्या हो रहा है, असल में संपर्क बल बढ़ रहा है, असल में संपर्क बल बढ़ रहा है और लैम्डा का मान बढ़ रहा है। अब ये तो सतह है, इसको क्या पता कि फ्रिक्शन कौन सा है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल कौन सा है, इसको तो पता नहीं है। तो हम बताते हैं कि हमने इसको 2 घटक कर लिए ताकि हमारे सवालों में आसानी से हम कर सकें, हमारे सवालों को आसानी से कर सकें। लेकिन इसको थोड़ी पता है भैया, इसको थोड़ी पता है कि कौन सा अभिलंब प्रतिक्रिया बल है और कौन सा घर्षण है। ठीक है, तो इसको तो सिर्फ
सिर्फ इतना पता है कि एक कांटेक्ट बल लग रहा है, एक संपर्क बल लग रहा है। इस संपर्क बल के दो घटक हैं, वो ठीक है, वो मालूम है। लेकिन ये क्या बोलेगा कि जब आप फोर्स लगा रहे हो, ये संपर्क, अगर मान लीजिए सतह बात कर सकती होती है, ये सतह बोल सकती होती है, या ब्लॉक बोल सकता होता, तो ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप एफ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मेरा जो संपर्क बल है, जो मेरे पास संपर्क बल लग रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। वो ये नहीं बोलता कि घर्षण बल बढ़ रहा है या इसका जो साइन वाला घटक है वो बढ़ रहा है, वो ऐसे नहीं बोलता। वो बोलता है कि मेरा तो संपर्क बल बढ़े जा रहा है जैसे जैसे आप लगा रहे हो, और कहां तक बढ़ेगा वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपने समझा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो असल में संपर्क बल बढ़ता है और लैम्डा बढ़ता है। अगर सतह से आप पूछोगे दूसरी क्या चीज बढ़ रही है, तो बोलेगा कि लैम्डा भी इसके साथ बढ़े जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉक की कहानी हमने समझी कि यहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा होगा जब हमने फ्रिक्शन लगाया, जब हमने फोर्स लगाया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला कि इस आपको बल लगाए जा रहे हो, एफ लगाए जा रहे हो, एफ को बढ़ाए जा रहे हो, बाह्य बल लगाए ही जा रहे हो, और ये बढ़े जा रहा है, तो फ्रिक्शन भी बढ़े जा रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है, ठीक है। ये चल नहीं रहा है, अभी तक ये चल नहीं पाया है। ये चल क्यों नहीं पाया है? क्योंकि अभी तक जो इसके ऊपर बल लगा है और जो फ्रिक्शन इसके अंदर है, वो एक दूसरे को बैलेंस किए जा रहे हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते जा रहे हैं, ठीक है, करते जा रहे हैं, बिल्कुल संतुलन बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। तो जब तक कि ब्लॉक ना चले, जब तक कि ब्लॉक ना चले, तो जो घर्षण लग रहा है उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? इसकी परिभाषा लिखोगे वो घर्षण, ठीक है, ऐसा घर्षण, या लिख सकते हो वो घर्षण जब लग रहा हो जबकि कोई गति का कोई आपेक्षिक गति ना हो, सतहों के बीच में आपेक्षिक गति ना हो, तब उस घर्षण को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। कब लगता है ये? जब सतहों के बीच आपेक्षिक गति ना हो, जब सतहों के बीच आपेक्षिक गति ना हो। आपेक्षिक गति की हम बात करते हैं। आपेक्षिक गति क्यों बोलते हैं हम इसलिए बोलते हैं आपेक्षिक गति क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है कि किसी और ऑब्जेक्ट के किसी और रेफरेंस में देखें तो कोई चीज रुकी हुई हो, लेकिन फिर भी जो है घर्षण लग रहा हो, तो हमेशा क्या बोलते हैं कि आपेक्षिक गति के विपरीत लगता है ये, और तब लगता है जब आपेक्षिक गति हो रही हो, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण कब लगेगा? जब आपेक्षिक गति हो ना, दो सतहों के बीच में कोई आपेक्षिक गति ना हो। जैसे कि यहां देख सकते थे हमने जब एफ बढ़ाया, जब हमने बढ़ाते कर दिया, इसको बहुत ज्यादा कर दिया, जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया, लेकिन तब भी ये नहीं चला, तो अभी गति नहीं आई है। लेकिन हम अभी भी ये कह सकते हैं कि इसके बीच में घर्षण है, इन दोनों सतहों के बीच में घर्षण तो है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, वो कौन सा घर्षण है? वो स्थैतिक घर्षण है, ठीक है। और जब ये ब्लॉक चलने लगेगा, आपने देखा होगा कि जब आप किसी बॉक्स को धक्का देते हो या किसी भी चीज को धक्का देते हो, किसी बेंच को धक्का देते हो, तो थोड़ी देर तो आपको लगती है कि वो नहीं चलती, लेकिन एकदम से वो चलने लग जाती है। तो जब वो चलने लग जाती है तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस घर्षण को हम क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण। क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण। तो ये दो तरह के घर्षण हैं जो हमें समझ में आने चाहिए फिलहाल के लिए, तो ये आप एक बार नोट कर लो, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। गतिक घर्षण कब लगता है? गतिक घर्षण लगता है जब सतहों के बीच आपेक्षिक गति हो, जब सतहों के बीच आपेक्षिक गति हो। आपेक्षिक गति हो, ठीक है। ये है भैया कहानी, ये पूरी कहानी है। अब इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये हम समझ लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला कि यहां पर जब मैं 10 न्यूटन तक लगाया, 10 न्यूटन के बाद की एफ जो है 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहां तक इसने रोके रखा। अब ये एफ जो है 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, इस 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं जा सकता, इसकी बस की नहीं है। अब तो आप कितना भी बल लगा लो, अब यहां पे एफ बराबर आपने कर दिया 11 न्यूटन, एफ बराबर 11 न्यूटन आपने कर दिया, तो अभी भी एफ कितना लग रहा होगा? अभी भी एफ जो है वो 10 न्यूटन के बराबर ही लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ 10 न्यूटन अब रह गया, ये स्थैतिक घर्षण था और ये आपका फोर्स जो है 11 न्यूटन से ज्यादा हो गया है, तो अब ब्लॉक चलने लग जाएगा। अब ब्लॉक चलने लग जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्थैतिक घर्षण की F बराबर 10 न्यूटन जो आया था, ये इस केस में स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान था, इसका अधिकतम मान था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान आया था, इसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं हम? सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान।
ठीक है। आपने एक चीज और क्या नोट करी, यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा था वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा था, जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा था वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा था। मान लीजिए मैं आ गया था 10 न्यूटन पे, वापस 8 न्यूटन पे चला गया, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन जो है अपने आप को इस फोर्स के अनुसार सेट करता जा रहा है, इस फोर्स के अनुसार अपने आप को सेट कर रहा है वो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो स्थैतिक घर्षण होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहां पे लिख देते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, खुद को अपने आप एडजस्ट करने वाला फोर्स। या स्वसमंजित बल। कहां तक अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है, ये वहां तक कर सकता है जहां तक लग सकता है। और कहां तक लग सकता है, ये अपने खुद की अधिकतम वैल्यू सीमांत घर्षण तक लग सकता है और वहां तक ये खुद को सेल्फ एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसकी जो अधिकतम वैल्यू थी वो कितनी आई थी, बराबर 10 न्यूटन के बराबर आई थी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने कुछ गुणांक डिफाइन करे हैं, गुणांक परिभाषित किए हैं। उनको क्या क्या बोलते हैं हमने 2 गुणांक परिभाषित किए हैं, जिसको हम बोलते हैं पहले को म्यू एस। ठीक है, ये होता है आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। और किया है हमने म्यू के, ये होता है आपका गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है भाई, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक ये दोनों आपके पास हैं। ठीक है, अब ये म्यू एस क्या होता है, ये म्यू के क्या होता है, हमने कैसे परिभाषित किया है, हमने बोला है कि ये स्थैतिक सीमांत घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण की जो अधिकतम मान होती है, जिसको हम एफ एस मैक्सिमम बोलते हैं, एफ एस मैक्सिमम, इसका अधिकतम मान ये किसके बराबर आता है, ये म्यू एस एन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, म्यू एस एन के बराबर आता है। और वहीं जब हम बात करते हैं इस गतिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण की, तो ये क्या होता है, एफ के हम इसको देते हैं, जिसको हम म्यू के इंटू एन के बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यू के इंटू एन के बराबर। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, म्यू एस इंटू एन, और एफ के की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहां पर मैक्स लिखा हुआ है, ये मैक्स यहां पर लिखा हुआ है, तो ये इसका अधिकतम मान है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा भी और मान ले सकता है, लेकिन वो मान हमेशा इससे कम रहेंगे, हमेशा इससे कम होंगे। और ये एफ के का मान जो है, एफ के का मान जो है हमेशा म्यू के इंटू एन के बराबर ही रहेगा, ये हमेशा म्यू के इंटू एन के बराबर ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एफ एस मैक्स जो है म्यू एस एन के बराबर होगा, एफ के जो होगा म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई इसको क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब म्यू एस इसकी बात करते हैं आप, तो किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, वो थोड़ा सा ग्राफ बना के देख लेते हैं। ये हमने म्यू एस एन और म्यू के एन समझ ही लिया। म्यू एस और म्यू के क्या है, ये हमारे पास गुणांक हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ये एफ और एफ मैंने जो लिखा है यहां पर, ये जो एफ और एफ लिखा है मैंने, अगर मैं इसके बीच का ग्राफ बनाने का प्रयास करूं, तो मान लीजिए ये एफ है, ये छोटा एफ है और ये बड़ा एफ है, ये बाह्य बल है और ये इसके अनुसार जो घर्षण में परिवर्तन आ रहा है वो है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैंने बढ़ाया, 0 था तो 0 था, 1 था तो 1 था, 2 था 2 था, 5 था तो 5 था, 10 था तो 10 था। ठीक है, यहां तक जब मैंने इसको बढ़ाया तो ये बिल्कुल सीधे 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 एक लाइन में बढ़ता चला गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको हम ठीक से बनाते हैं। ये ऐसे बढ़ता चला गया होगा और ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा। आप देख सकते हो जितना एफ है उतना ही छोटा एफ भी है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे एफ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या होगा, जब अपनी अधिकतम मान पर ये पहुंच चुका होगा, इसके बाद ये हुआ होगा कि घर्षण एकदम से कम हुआ होगा थोड़ा सा, और ये कांस्टेंट हो गया होगा, नियत हो गया होगा। अब ये एक ही मतलब इसका नियत रूप में ही लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक जब आप गए हो तो जो वस्तु है, जो पिंड है, वो नहीं चल रहा है, यहां तक उसको नहीं चल रहा है, और इसके बाद वो चलना शुरू हुआ है। तो ये जो मान है ये क्या है, ये म्यू एस इंटू एन के बराबर है, ये म्यू एस एन के बराबर है, जो कि सीमांत घर्षण का मान है। और ये क्या है, ये म्यू के एन के बराबर है, जो कि गतिक घर्षण का मान है। ठीक है, ये गतिक घर्षण का मान है ना, ये आपके पास
है चीजें आपको पता है। अच्छा, ये गतिक घर्षण कितना लग रहा है म्यू के एन टू एन, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे अब एफ बढ़ाओगे, एफ बढ़ाने से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, म्यू के एन टू एन ने अपना निर्धारित कर लिया है कि मुझे अब इतना ही लगना है, तो वो इतना ही लगेगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गई चीज। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल भी आ गया। अच्छा, ये बात क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमने एकदम से नीचे गिराया है इसको, ये क्या हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये हुआ क्या एकदम से। अच्छा, घर्षण कैसे लगता है पहले इसको समझते हैं हम, तब इसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है ना। यहाँ से मैं सफाई कर देता हूँ थोड़ी सी, इसको हटा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, तो अगर सतह है मेरे पास, कोई दो सतह हैं, तो उनको अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो माइक्रोस्कोप से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा सतह। ठीक है, चाहे कितनी भी चिकनी सतह हो, अगर आप उसको देखते हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो, तो आप देख सकते हो कि वहां पर कुछ ना कुछ खुरदरापन होगा, कुछ ना कुछ खुरदरापन जरूर होगा। तो ये खुरदरापन मैंने माइक्रोस्कोप से देख के निकाला है। अच्छा, अब क्या है, जब ये सतह बिल्कुल पास पास आ जाती हैं, तो क्या होता है कि हम सब जगह क्या है, एटम तो है ही सब जगह। मान लीजिए यहां पर भी एटम है, यहां पर भी एटम है। ठीक है, एटम है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब यहां पर अवेलेबल है ना। और इसके भी हैं, इसके अलग कलर से बना लेते हैं, चलो दूसरे कलर से बना लेते हैं इसको। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये सारे अवेलेबल है हमारे पास ना, एटम है। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स आएंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स आएंगे, आकर्षण बल होगा इनके बीच में, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही सतह पास में आती हैं वैसे ही ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि बस ये बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पर ये आपस में कुछ बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं हम, बहुत पास हैं, ये बहुत ज्यादा पास हैं दोनों सतह। ठीक है, ये जन बॉन्ड बना लिया। अब क्या करिए आपने, अब आपने क्या किया, जो सतह थी इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा था, यहां से आपने लगाना शुरू किया अब बल F। ठीक है, F बल लगाना शुरू किया। अब जैसे आप इस पे F बल लगा रहे हो, तो ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये एक बॉन्ड टूटा, मान लो एक बॉन्ड टूटा यहां से। ठीक है, ये एक बॉन्ड यहां से निकल गया। ठीक है, टूटा, और आगे आपने बढ़ाया और आगे बढ़ाया, ये बॉन्ड टूटा, और आगे बढ़ाया, ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, ऐसे बॉन्ड टूटते गए, इतने बॉन्ड टूट गए कि अब ये चलने लग गया। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे जो स्थैतिक घर्षण लगे जा रहा है, वो कब तक लगेगा, जब तक कि जितने बॉन्ड टूटने चाहिए उतने बॉन्ड ना टूट जाएं, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब स्थैतिक घर्षण लग रहा था, तब जो बॉन्ड है वो ज्यादा है, और जब गतिक घर्षण लग रहा है, जो बॉन्ड है वो कम है। अब कितने बचे यहाँ पे, 3 ही बचे, एक और तोड़ दो, 2 बचे, है ना। पहले कितने थे, 6 थे, 6 में से 4 टूट गए, अब ये 2 बचे। अब तो घर्षण तो लग ही रहा है ना, अभी भी चलने के बाद भी घर्षण लग रहा है, लेकिन वो उससे कम है। और कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि जो नए बॉन्ड होते हैं वो कम होते हैं, और पहले वाले जो बॉन्ड थे वो ज्यादा थे जब स्थैतिक घर्षण लग रहा था। तो जैसे आप फोर्स लगा रहे थे, जैसे आप फोर्स लगा रहे थे, वैसे वैसे ये बॉन्ड टूटते थे। आपने फोर्स लगाना बंद किया, इन्होंने वापस बॉन्ड बना लिया। ठीक है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात होती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना कम समय में। आपने फिर फोर्स लगाया, फिर से बॉन्ड टूटा, आपने फिर से फोर्स हटाया, फिर से बॉन्ड जुड़ गए। तो ये अपने आप से सेल्फ एडजस्टिंग भी हो गया। जो स्वयं संबंधी जो हमने बोला था वो भी यहां पर हो गया, उसको भी हम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुछ ये कहानी यहां पर चल रही होगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया मैंने दिखाया है जहां पर एकदम से घर्षण गिरा है, जो एकदम से घर्षण कम हुआ है और ये फिर नियत हो गया है, ये वो वाला एरिया है जहां पर बॉन्ड टूट रहे होंगे। ये वो वाला एरिया है जहां पर बॉन्ड टूट रहे होंगे, और ये बॉन्ड टूट के एकदम से टूटना शुरू होंगे ऊपर से, और टूट के क्या होगा, इतने टूट के उतने रह जाएंगे जितने हमें गतिक घर्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है, बॉन्ड तो यहीं से टूटना शुरू हो जाएंगे, सबसे ज्यादा यहां तक टूट चुके होंगे, फिर थोड़े बहुत टूट पाट के ये हमारे पास म्यू के एन के बराबर गतिक घर्षण मिल जाएगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सूक्ष्मदर्शी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये कहानी हो रही होगी। ठीक है, तो अभी तक क्या देखा है हमने देखा है गतिक घर्षण संपर्क बल का एक साइन वाला घटक होता है। जब हम फोर्स बढ़ाते हैं तो संपर्क बल बढ़ता है, संपर्क बल बढ़ता है यानी कि लैम्डा, संपर्क बल बढ़ रहा है यानी कि लैम्डा भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीजों के बढ़ने के कारण जो इफेक्ट आता है उसको हम घर्षण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और क्या हमने पढ़ा, और हमने देखा कि गतिक घर्षण क्या होता है और स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये जिस्ट है, ये थ्योरी जितनी हमें जाननी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए फ्रिक्शन की थ्योरी, वो मैंने आपको बताई है। बाकी तो क्वेश्चंस हैं ही सी, बाकी प्रैक्टिस के अलावा इसमें ज्यादा कुछ थ्योरी मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है मेरे साथ साथ। तो हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं ये हटा देता हूँ बाकी सब, और आपको प्रैक्टिस से स्टार्ट कराता हूँ। फिर सबसे आसान एक बार उदाहरण से स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं। चलो,
तो एक ब्लॉक है हमारे पास, इस ब्लॉक पे हमने कुछ इस प्रकार से F बल लगा रखा है जो कि I कैप प्लस 4J कैप के बराबर है, ठीक है। और ये 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और तो बस ठीक है, इतना काफ़ी। आप बताइए कि इसके ऊपर कितना घर्षण लग रहा होगा, घर्षण बल इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, इसके ऊपर आपको पता करना है। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता अभी आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ पर घर्षण है, म्यू का मान मुझे देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल म्यू का मान आपको देना पड़ेगा। म्यू का मान मैं आपको देता हूँ 0.5, ठीक है। म्यू का मान कितना है, 0.5 के बराबर है। तो अब बताओ घर्षण कितना लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। पता करके बताओ, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया तो फिर हम करते हैं। अच्छा चलो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं पहले हम, ठीक है। इसको बिल्कुल अलग कर लेते हैं दुनिया से और इसका एफबीडी बनाने का प्रयास करते हैं। तो 1 kg का ब्लॉक है, नीचे mg लग रहा होगा, इसके ऊपर 10 न्यूटन, 1g यानी कि 10 न्यूटन ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। इधर ब्लॉक में फोर्स लग रहा है, तो इधर वाला घटक कितना होगा, 1 न्यूटन, और इधर वाला घटक कितना होगा, 4 न्यूटन, ठीक है। और इधर फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन जो लग सकता है, इसका अधिकतम मान क्या है, अधिकतम मान क्या है जिसको हम निकालना चाहें, तो वो Fx मैक्स हम जिसको बोलते हैं वो होता है μs इंटू एन, μs इंटू एन। अब ये म्यू कितना है भाई, μs इंटू एन, म्यू कितना है हमारे पास 0.5, और n का मान कितना है, n का मान कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो 5 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता, 5 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। अगर 5 न्यूटन से ज़्यादा आ रहा होगा तो हम 5 न्यूटन जवाब देंगे, अगर कम आ रहा होगा तो जो आ रहा है उसको हम जवाब में लिखेंगे। तो क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। हमें n का मान भी चाहिए अभी, अच्छा n हमने यहाँ से कैसे लिख दिया, यहाँ से n तो इतना थोड़ी आएगा, ये n हमने यहाँ पर सिर्फ n ही रहने दिया, ठीक है। अभी n का मान भी हमें चाहिए, तो n का मान हम कैसे निकालेंगे, n + 4 बराबर 10 न्यूटन। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 6 न्यूटन के बराबर। n का मान कितना आ गया मेरे पास, 6 न्यूटन के बराबर। क्या लगाया मैंने यहाँ पे देखो, ऊपर n है, ऊपर 4 है और नीचे 10 है, तो n + 4 बराबर 10, n बराबर 6 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पर जो 6 रखा, यहाँ पे जो मुझे 10 रखा था वहाँ पर आएगा 6, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कितना आएगा, 3 न्यूटन के बराबर ये आ जाएगा। 3 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, 3 न्यूटन से ज़्यादा घर्षण नहीं लग सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे कि क्या क्या लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि F लग रहा है, इधर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर F जो लग रहा है 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन बल इस तरफ लग रहा है, इसलिए घर्षण भी पीछे कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन ही लग रहा होगा। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है इस 1 न्यूटन को बैलेंस करने में सक्षम होगा, क्योंकि ये कहाँ तक जा सकता है, 3 न्यूटन तक जा सकता है, और ये तो पिद्दी सा 1 न्यूटन का ही बल है, ठीक है। तो F कितना लग जाएगा, F बोलेगा कि मैं भी 1 न्यूटन लग जाऊंगा, ठीक है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे F जो है वो -1 I कैप के बराबर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी बता दिया ऐसे बोलकर के इतना लग रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम इसमें। चलो 2 kg का ब्लॉक है, इस पे आपने ऐसे 37 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स लगा रखा है, ठीक है। F है ये, अच्छा। और आपको बताना है कि इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ठीक है। इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा आपको बताना है। चलिए जल्दी से ट्राई करें इसको, फिर हम करते हैं, है ना। और म्यू नहीं बताया मैंने आपको, तो म्यू है यहाँ पर 1/3, म्यू = 1/3 है। क्या मान है, 1/3 मान है म्यू का। जल्दी से आप इसको करके बताएं कि क्या होगा इसके अंदर, जल्दी ट्राई करें, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें निकालना है F का न्यूनतम मान, F का न्यूनतम मान जिसके लिए ब्लॉक को चलाया जा सके, न्यूनतम मान जिसके लिए ब्लॉक को चलाया जा सके, ठीक है। इसका एफबीडी बनाते हैं हम अलग से, इसको अलग कर लेते हैं दुनिया से और इसका एफबीडी बनाते हैं 2 kg के ब्लॉक का, ठीक है। इस पर आप देखोगे इधर क्या लग रहा होगा, F cos 37 और इधर लग रहा होगा F sin 37, है ना। इसी प्रकार से लग रहा होगा। और क्या क्या लग रहे होंगे बोले, इसके बाद बनाते जाओ जल्दी से। इधर 2g नीचे लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक।
ठीक है, और पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कोई बल तो नहीं है इसके ऊपर, और कोई बल नहीं। अच्छा, ये फ्रिक्शन का मान क्या होगा, ये फ्रिक्शन का मान क्या होना चाहिए, हमें न्यूनतम बल चाहिए जिससे ब्लॉक चल जाए। तो ब्लॉक चलने का मतलब ये होगा कि F का मान कितना लग रहा होगा, F का अधिकतम मान लग रहा होगा, यानी पे यहाँ पे Fs मैक्स लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे Fs मैक्स यहाँ पर लग रहा होगा, जिसका मान क्या होता है, जिसका मान μs n के बराबर होता है, ठीक है। म्यू का मान तो हमें पता है कि 1/3 है, n का मान अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे Fs मैक्स पता चल जाएगा और मेरा काम हो सकता है, ठीक है। तो n पता कर लेते हैं। तो n पता करने के लिए हम y डायरेक्शन में चलते हैं, n प्लस f साइन 37 इक्वल्स टू 2g, ठीक है। यहां से n कितना आ गया हमारे पास, 2g माइनस f साइन 37, ठीक है। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई है, n का मान मुझे यहां से मिल गया। अच्छा, अगर मैं x डायरेक्शन में फिर से चलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि Fs मैक्स जो है ये f cos 37 के बराबर भी है, ठीक है। तभी तो सिर्फ चलने वाली कंडीशन आई है, जस्ट चल जाए मतलब ऐसा ना हो कि वो उसमें एक्सेलरेशन आ जाए, बस चल जाए, इतना हम कर रहे हैं बात। तो Fs मैक्स का मान क्या आया था, μs इंटू n इक्वल्स टू f cos 37, मान रखते जाते हैं। तो μs का मान कितना है, μs का मान है 1/3, n का मान कितना है हमारे पास, n का मान यहाँ से आएगा 2g यानी 20 ले लो, g को अगर 10 ले लो तो माइनस f साइन 37 मतलब 3f/5, 3f/5 इक्वल्स टू f cos 37, f cos 37 कितना आएगा 4f/5, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहां से आप सीधे सीधे आसानी से f का मान निकाल सकते हो, आप चाहते हो तो हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 20/3 माइनस f/5 बराबर 4f/5, 20/3 बराबर f का मान आ गया आपके पास 20/3 न्यूटन। इतना मिनिमम आपको न्यूनतम बल लगाना पड़ेगा, तब ये चल सकता है, तब ये ब्लॉक चल सकता है, f का मान इतना होगा, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसी है, ये हमारी कुछ सतह है, ये इसका म्यू है 1/3, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ब्लॉक रख देते हैं, इस ब्लॉक का मान ले लो आप, द्रव्यमान ले लो 100 kg, 100 किलो का ब्लॉक है ना, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं, चलो यहाँ लगा दें पुली, ऐसे हम इसको ऊपर से ले लेते हैं, ऐसे यहाँ से स्ट्रिंग जा रही है और इधर से घूमकर यहाँ नीचे आ रही है, रस्सी लटकी हुई है, ठीक है। एक आदमी इस रस्सी पे चढ़ना चाहता है, पता नहीं क्यों चढ़ना चाहता है, लेकिन चढ़ना चाहता है, ये इस पे चढ़ना चाहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए, हमें ये बताना है कि आदमी का अधिकतम त्वरण क्या होगा, अधिकतम त्वरण क्या हो कि ये ब्लॉक ना चले ना हिले, अधिकतम त्वरण कितना हो कि ब्लॉक चले ना, रुका रहे, ठीक है। ब्लॉक को नहीं चलने देना है हमें। आदमी का अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है, अगर त्वरण ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लॉक इधर आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा वापस ना, गिर जाएगा। मान लो कि खाई में से ऊपर निकल रहा है ना, और एक ट्रक है, ट्रक खड़ा है, ट्रक इसको रोके हुए है ना। तो ये जो ट्रक है, कितना अधिकतम इसका त्वरण हो सकता है कि एक ट्रक जो है ये रुका रहे, ये चले ना, ठीक है। चलिए, हमें बताना अधिकतम त्वरण बताना है। तो हम मान लेते हैं इसका त्वरण ऊपर क्या है, इसका त्वरण ऊपर मान लेते हैं कि हम ए त्वरण से ऊपर की ओर ये आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ हमें चाहिए, हमें दिया हुआ है कि इसका जो द्रव्यमान है वो 25 किलो का आदमी है, ठीक है। 25 किलो का आदमी है, बहुत हल्का फुल्का आदमी है, और इसको ऊपर आना है, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं भाई। तो आप देखो, इस आदमी के अगर आप FBD बनाते हो तो इस आदमी के ऊपर जितना बल ये रस्सी पे लगा रहा है उतना बल रस्सी इस पे लगा रही होगी, जो कि T के बराबर होगा। हम T मान लेते हैं, टेंशन इसके अंदर है ना। नीचे इस पे mg लग रहा होगा, खुद का बल, खुद का वजन, और a एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा होगा। तो ये तो आदमी की FBD हमने बना ली। इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो कितना आएगा, T माइनस mg बराबर ma, ठीक है। m का मान भी रख लो, तो T माइनस 25g बराबर 25a, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर एक इक्वेशन तो हमें यहाँ पर ये मिल गई है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। अब ये देखो, आप एक ही रस्सी है तो T यहाँ पर इतना लग रहा होगा, और ये एंगल भी दे रखा है हमें, ये 37 डिग्री के बराबर एंगल है, ठीक है। 37 डिग्री के बराबर ये एंगल है। अच्छा, अब हम बनाते हैं इसका FBD। 100 kg ब्लॉक का अगर FBD बनाना चाहते हैं हम, तो 100 kg ब्लॉक के ऊपर क्या हो रहा होगा वो कहानी समझते हैं। इसको अलग कर लो दुनिया से। ये 100 kg का ब्लॉक है,
ठीक है, इस पे नीचे 100 जी लग रहा होगा इसका खुद का वजन, ठीक है, और नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा होगा एन, जो कि इसको ये सतह दे रही होगी, और इस पे इधर लग रहा होगा बल कौन सा, F cos 37, और इधर लग रहा होगा F sin 37। ये बल इसके ऊपर लग रहे होंगे, है ना, और पीछे इस पे क्या लग रहा होगा, पीछे इस पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। अच्छा, अब फ्रिक्शन का मान क्या हो सकता है, इस F का मान क्या होना चाहिए, क्या इसमें फ्रिक्शन जो लग रहा है इसका अधिकतम मान लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें वो अधिकतम वैल्यू निकालना है जिस त्वरण का जिसपे या ना रुके, जिसपे रुका रहे, ठीक है, जिसपे ब्लॉक रुका रहे। तो ब्लॉक को रुके रहने की लास्ट कंडीशन क्या है, ब्लॉक को रुके रहने की लास्ट कंडीशन यह है कि उसका जो उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अधिकतम लग जाए। इसके बाद जो भी कुछ भी होता है उसके बाद वो चलने लगेगा, तो उस पर हमारे हाथ में चीजें नहीं रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि F जो है यहां पर F जो लग रहा है वो FS मैक्स लग रहा होगा, ठीक है, इस कंडीशन में लगा हुआ, हर जगह नहीं लगता है, ठीक है, चेक करना पड़ता है कहां पर अधिकतम मान लग रहा है, कहां पर सीमांत घर्षण लग रहा है। तो ये FS मैक्स मुझे पता चल गया। ये FS मैक्स जब पता चला तो इससे फायदा क्या होता है कि मुझे इसका मान पता होता है, इसका मान म्यू एस एन के बराबर आता है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। तो म्यू का मान मुझे 1/3 दिया हुआ है, एन का मान मुझे चाहिए, एन का मान मेरे पास है नहीं अभी, है ना। चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं, एन का मान निकाल लेते हैं। हम देखते हैं इसमें वाई डायरेक्शन में लगाऊं मैं, तो n प्लस एफ साइन 37 ये किसके बराबर आएगा, ये mg के बराबर, यानी कि 100 g के बराबर होगा। यहां से n कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा 100 g माइनस एफ साइन 30, एफ साइन 30 मतलब f बटे 2, तो एफ साइन 30 ही रहने दो, उसको अपन कर लेंगे बाद में, है ना। ये n का मान मुझे मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे y डायरेक्शन, अगर मैं x डायरेक्शन में देख रहा हूं तो एफ एस मैक्स का मान कितना आएगा, एफ एस मैक्स का मान आ जाएगा f cos 37 के बराबर। 30 डिग्री कहां से आ गया, 37 है ना, f cos 37 के बराबर, ये भी 30 करो, 37 करो, तो एफ एस मैक्स यानी कि एफ एस मैक्स यहां से रखेंगे तो म्यू एस इंटू एन, ये किसके बराबर है, f cos 37 किसके बराबर है, 4f/5 के बराबर है, ठीक है। म्यू एस कहां गया, म्यू एस कहां गया, म्यू एस का मान दिया था मुझे 1/3, है ना, और n का मान कितना है, n का मान है 100 g माइनस एफ साइन 37, तो 100 g माइनस एफ साइन 37 मतलब 3f/5, ये किसके बराबर आ गया, 4f/5 के बराबर आ गया, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि 100g/3 बराबर, इसको अंदर ले जाओगे तो f/5 हो जाएगा, उसको उधर ले जाओगे तो f के बराबर आ जाएगा। तो f का मान कितना आ जाएगा, 100g/3 न्यूटन के बराबर f का मान। f कहां से आ गया, f नहीं था, t था, ठीक है, ये t cos 37 आएगा, यहाँ पे जो आपने f cos 37 लिखा है यहाँ पे t आएगा, तो t का मान कितना आ गया, t का मान आ गया आपके पास 100g/3। इतना वो कर सकता है, इतना t लगा सकता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो a निकालना है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख दें, वापस यहाँ पे इक्वेशन में रख दें, ये हम निकालना है, ये कितना है 100g/3 माइनस 25g बराबर 25a, कितना हो जाएगा 100g माइनस 25g, 100g माइनस 75g, 25g/3 बराबर 25a। तो एक्सीलरेशन का मान कितना आ गया, g/3, तो g/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अधिकतम ये ऊपर आ सकता है तब तक जब तक ये g/3 से आता रहेगा या g/3 से कम तक आता रहेगा, तब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा, इसके बाद ये ब्लॉक चलने लग जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हुआ, हमारा जवाब हुआ g/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको नोट करो, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आनत तल है, ठीक है, इस पर हमने यहाँ 2 kg का ब्लॉक रखा है, इस प्रकार हमने 2 kg का ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू का मान है वो है 0.5, इन सतहों के बीच में जो म्यू है वो 0.5 के बराबर है, ठीक है। इस पर कुछ एक बल F में लगा रहा हूँ ताकि ये जो ब्लॉक है ये रुका रहे, चले ना, इस प्रकार से, मतलब आनत तल के लंबवत, ठीक है। तो आपको बताना है कि F का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए कि ये ब्लॉक रुका रहे, चले ना। F का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए, चलो ट्राई करो इसको जल्दी से। F का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए बता दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। हम FVD बनाते हैं ब्लॉक का। तो ब्लॉक का FVD बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए, हमने किया इसको दुनिया से अलग। ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे 2G,
ये एंगल भी पता होना चाहिए ना भैया हमें, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये है 2g आपका 2g cos 30 और ये है 2g sin 30, ठीक है। यहाँ पर फोर्स हमने लगा रखा है बाहर से F, बाह्य बल ये F जो हमें निकालना है, यही निकालना है इसका न्यूनतम मान, ठीक है। और यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस प्रकार से ऊपर, और पीछे इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि Fs मैक्स के बराबर होगा। Fs मैक्स क्यों लिया हमने, इसका सीमांत घर्षण क्यों लिया हमने, F का मिनिमम मान चाहिए जिस पे रुका रहे, मतलब जस्ट रुका रहे। तो जस्ट रुका रहे की कंडीशन क्या हो सकती है, जब इस पे ऊपर सीमांत घर्षण लग रहा हो, उसके बाद ये चलने लग जाएगा। तो सीमांत घर्षण वाला तक का हमने केस ले लिया है। तो Fs मैक्स का वैल्यू हमें पता होता है कि म्यू एस एन के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे यहाँ से कि Fs मैक्स जो है वो किसके बराबर है, म्यू एस एन के बराबर है। अब एन का मान मिल जाए, म्यू का मान है हमारे पास, तो Fs मैक्स आ जाएगा। Fs मैक्स आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगी सब चीज़ें क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। F का मान मिल जाएगा। अच्छा देखो हम लगाते हैं इसके अंदर, देखो आप क्या कह सकते हैं, Fs मैक्स जो है वो 2g sin 30 के बराबर तो आएगा ही आएगा, है ना। हमने इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में लगाया है, तो ये Fs मैक्स तो किसके बराबर आया, 2g sin 30 के बराबर आ गया। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में आनत तल के इसके लंबवत दिशा में हम कह सकते हैं, तो क्या होगा F प्लस 2g cos 30, ये किसके बराबर आएगा, ये होगा n के बराबर, ये आपके n के बराबर आ गया। यहाँ से आपको n मिल गया, ठीक है। F का तो मान मुझे निकालना है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर ये बन गई 2। इन दोनों को मैं हल कर लेता हूँ, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो इस n का मान यहाँ पर रख देते हैं। Fs मैक्स कितना हो जाता है, Fs मैक्स होता है म्यू एस इंटू n। n का मान हमने रख दिया F प्लस 2g cos 30, ये किसके बराबर है, ये है 2g sin 30 के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास कहानी आ गई। अच्छा तो हम क्या करना चाहते हैं, म्यू एस का मान रख दें 0.5 इंटू एफ प्लस जी का अगर मैं रखता हूँ मैं 10, तो ये 10√3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 10, ठीक है। जी का मान हमने 10 रख दिया यहाँ से, बस कुछ नहीं बचा, अब तो एफ आसानी से निकल ही जाएगा। हमें क्या करना है, 0.5 एफ बराबर 0.5 एफ प्लस 5√3 बराबर 10, तो f का मान हो जाएगा 10 माइनस 5√3 बटे 0.5, ये f का मान आ जाएगा। इसको आप हल कर लो, आंसर आपका मिल जाएगा आपको कितना न्यूनतम मान होना चाहिए f का। क्वेश्चन और देखो भाई, ये एक और इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, इस पे 3 kg का ब्लॉक रखा है, ठीक है। ऐसे 3 kg ब्लॉक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अपने आप रेस्ट पर है, ये इस प्रकार रखा से रेस्ट पर है। यहाँ पर म्यू का मान आप ले लो 0.5, ठीक है। सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो आनत तल और ये ब्लॉक है, ये गुटका है, इसके बीच में जो म्यू है इसका मान 0.5 है, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ से रुका हुआ है, जड़त्व है, मतलब ये चल नहीं सकता। अच्छा ये हो रहा है ऐसे, तो आप बताओ कि इस ब्लॉक के ऊपर, इस गुटके के ऊपर ये जो सरफेस है, ये जो सतह है, ये कितना कुल बल लगा रही होगी। म्यू का मान आपको 0.5 लेना है, तो कितना कुल बल लगा रही होगी आपको बताना है, ठीक है। सतह इस ब्लॉक के ऊपर कुल बल कितना लगा, अब सतह कौन कौन सा बल लगा रही होगी, उसके ऊपर सतह लगा रही होगी, एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक फ्रिक्शन, तो ये चीज़ें लगा रही होगी, ठीक है। तो उनका मान हमें पता होना चाहिए, तो उनका मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये रुका हुआ है, जस्ट रुका हुआ वाली कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट रुका भी क्यों, हम तो रुका मान लेते हैं, ठीक है। ये F यहाँ पर पीछे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका लग रहा होगा 3g, ये हो जाएगा 3g cos 30, और इधर वाला एंगल हो जाएगा इसका, इधर वाला घटक हो जाएगा इसका 3g sin 30, और ऊपर इस पे लग रहा होगा नॉर्मल, ऐसे यहाँ पर ये नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल जो है वो 3g cos 30 के बराबर है, नॉर्मल जो है वो 3g cos 30 के बराबर है, और f जो है वो 3g sin 30 के बराबर है। ये कहानी है भाई। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल इस पर बल कितना लग रहा हो, कुल संपर्क बल निकालना है बेसिकली हमें। तो वो किसके बराबर होगा, f मान लेते हैं उसको हम, वो होगा √f² प्लस n² के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आप, f² का मान क्या है, 3g cos 30 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर g का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30।
ये cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 तो 1 के बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से, और हमारे पास कितना बचेगा 3g। अगर g को 10 ले लेता हूँ तो 30 न्यूटन मुझे मिल जाएगा, 30 न्यूटन का कुल बल इसके ऊपर लग रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है, ये आपको दिया है और ये ब्लॉक इधर चल रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक इधर चल रहा है, 50 न्यूटन का बल हमने 5 kg के ब्लॉक पे लगाया है, तो वो चलने लगेगा। अगर वो चलने लगेगा तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का, इस निकाय का, दोनों ब्लॉकों का त्वरण क्या होगा। दोनों ब्लॉक का त्वरण आपको निकाल के बताना है कितना कितना आएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं हम इसको, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करें इसको आप, फिर हम देखते हैं। चलिए, तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम बनाते हैं 4 kg ब्लॉक का FBD सबसे पहले। तो 4 kg ब्लॉक का FBD कैसे बनेगा, इधर 40 न्यूटन 4g नीचे और ऊपर टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, उधर ब्लॉक उधर जा रहा है, हमने मान लिया है ऐसा। ठीक है, कुछ क्या हो रहा होगा हमें नहीं पता, हमें तो पता है कि उधर जा रहा होगा। ठीक, ये हमने मान लिया। सीधे सीधे यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, t-4g बराबर 4a के बराबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, यहाँ तो कहाँ से घर्षण आ जाएगा, घर्षण प्रदर्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, घर्षण सीधा सीधा यहाँ पर आता है। ठीक है, अब इस 5 kg ब्लॉक का FBD बनाऊँ तो यही बना लेता हूँ। 5 kg ब्लॉक का अगर FBD बनाते हैं तो 5 kg ब्लॉक का FBD कैसे बनेगा, आप देखोगे इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा इस सतह से, जो कि n डैश मान लेते हैं, n डैश के बराबर होगा, या नहीं मान लें, वहाँ पे हमने कुछ नहीं माना है, और इसको बोल देते हैं हम 5g के बराबर होगा नीचे इसका खुद का वजन, और इधर कितना लग रहा होगा, टेंशन T लग रहा होगा, और इधर 50 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, 50 न्यूटन का बल दे रखा है, और त्वरण इस पर A इधर आ रहा होगा। ठीक है, जो कि हमने उधर माना है तो इस पर इधर आ रहा होगा, और कुछ लग रहा होगा इस पर, और फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि हमने माना है कि उधर जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन इस पर हमने मान लिया है कि इधर इस पर F लग रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास कहानी है यहाँ पर। अच्छा, अभी इस वाले FBD का अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो n का मान तो 50 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से n कितना आ गया 50 न्यूटन के बराबर, 5g यानी कि 50 न्यूटन के बराबर आ गया। ठीक है, इधर लिखता हूँ तो 50 माइनस t माइनस f बराबर 5 × a, ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये इक्वेशन एक और मेरे पास आ गई, तो उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 50 माइनस t माइनस f, 50 माइनस t माइनस f बराबर 4a। ठीक है, अच्छा f की बात करते हैं तो f कितना होगा, क्योंकि ये चल रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक चल रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा लग रहा होगा, इसके ऊपर गतिक घर्षण लग रहा होगा। गतिक घर्षण का मान क्या होता है, म्यू के इंटू एन, म्यू के एन। गतिक घर्षण का मान क्या होता है, f के कितना होता है, म्यू के इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, म्यू के किसके बराबर है आपका, म्यू के आपको 0.8 दे रखा है। ठीक है, और n क्या है, n आपका निकालना है आपको, कितना 50 के बराबर आया था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40। ठीक है, 40 न्यूटन आपको लग रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन F के। अच्छा, मैंने कैसे डिसाइड किया कि जो म्यू दे रखा है वो गतिक घर्षण का दे रखा है या फिर स्थितिक घर्षण का दे रखा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपके पास ये होगा कि आपको बोला जाएगा कि म्यू का मान ये है, उसमें रुका हुआ भी होगा ब्लॉक और चल भी रहा होगा, या कुछ वस्तु रुकी भी होगी और चल भी रही होगी, तो आपको ये मानना है, आपको ये मान के चलना है कि जो म्यू दे रखा है वो स्थितिक घर्षण वाला गुणांक भी है और गतिक घर्षण वाला गुणांक भी है, वो दोनों समान है, उस म्यू का मान दोनों समान है। ठीक है, तो जब दोनों समान हो जाते हैं तो हम दोनों केस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं मेंशन किया है तो आपको ऐसे मानकर चलना है। ठीक है, तो ये आपने सीखी यहाँ पे चीज़। अच्छा, तो यहाँ में हमें पता चल गया यहाँ से एफ के कितना आ गया। अब एफ के क्या था, ये एफ के था, ये एफ के है, यहाँ पे एफ के कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस टी का मान क्या है, टी का मान हमारे पास नहीं है, टी का मान नहीं है, एफ के का मान है हमारे पास 40 बराबर 4a। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, 50 में 10 माइनस टी बराबर 4a, और यहाँ से क्या बनी थी इक्वेशन, 10 माइनस टी माइनस 4g यानी 40 कर लो इसको, जो कि 4a के बराबर है। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको काट दिया, यहाँ से कट गया तो 10, ये हो गया 50 बराबर 8a, तो a का मान कितना आ गया 50/8।
5g/8, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्व कर लो, 25/4 ऐसे उसको करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ये भी देखा। तो कुछ क्वेश्चन हमने देखे आज की क्लास में घर्षण के ऊपर। अभी अगली क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।